नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश पर यानी मेडिकल एजुकेशन में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। तो ये बोन से रिलेटेड टॉपिक है। तो जैसे मैंने आपसे पहले शेयर किया था कि हम लोग एक किसी ऑर्गन के ऊपर या किसी बॉडी पार्ट्स के ऊपर हम लोग पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट लेंगे, उसके बाद जो उसके डिसीजेस हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले के सीरीज में आपने ये सब देखा हुआ है, लेकिन ये जो बोन का टॉपिक है मैं डायरेक्टली डिसीजेस के जो है या फिर उसके कंडीशंस जो है वहां से शुरुआत कर रहा हूँ, क्योंकि ये चैनल की शुरुआत ही मैंने बोन्स के टॉपिक से शुरुआत किया था। तो जब भी आप मेरा चैनल अगर विजिट करेंगे तो सबसे पहले जो वीडियोस हैं वो मैंने बोन्स के ऊपर ही बनाए थे। और हाल ही में मैंने कुछ वीडियोस और बनाए थे कि बोन किस तरीके से बनती है, किस तरीके से बोन जो टूटती है, टूटने के बाद फिर से किस तरीके से जुड़ती है, अलग अलग बोन के जो फ्रैक्चर्स होते हैं उसके ऊपर मैंने बताया था। ऑस्टियोब्लास्ट जो सेल्स रहते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स जो रहते हैं, उसके बारे में मैंने डिटेल में उस वीडियो में शेयर किया है, तो वो भी आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं। तो ऑस्टियोब्लास्ट जो सेल रहती हैं वो हमारे जो बोन की जो सेल्स हैं उसे रिफॉर्म करने के, उसमें रीबिल्ड करने का काम जो है वो करते हैं। और ऑस्टियोक्लास्ट सेल जो रहती हैं वो उसे डिफॉर्म करने से डिग्रेड करने का जो काम करती है वो ऑस्टियोक्लास्ट सेल का काम रहता है। कि अगर एक्सेस जो बोन आ गई है, जो कैल्शियम अगर आ गया हमारे बॉडी में के अंदर, जो बोन्स में जो स्टोरेज होता है, तो वो उसे डिग्रेड करती है और नया जो कैल्शियम है उसको स्टोर करती है। और हमारे बॉडी में जो कैल्शियम लेवल मेंटेन करना रहता है वो भी ये बोन्स का ही काम रहता है। तो इसके बारे में मैं ऑलरेडी जो है पहले के वीडियोस में क्लियर कर चुका हूँ। तो अभी हम देखेंगे कि सिर्फ इसके जो कंडीशंस हैं उसके बारे में सिंपल तरीके से हम लोग समझने वाले हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस इज अ साइलेंटली वीकन्स योर बोन्स। तो ये धीरे धीरे आपके बोन को जो है वो कमजोर बनाता जाता है, खोखला बनाता जाता है। ये ऑस्टियोपोरोसिस है, विच कैन मेक यू मोर लाइकली टू एक्सपीरियंस अ बोन फ्रैक्चर एंड बोन ब्रोकन बोन। तो जैसे जैसे वो बोन जो है वो खोखली होती जाएगी, पोकल होती जाएगी, अंदर से वीक होती जाएगी, तो वो क्या करेगी, एक फ्रैक्चर का एक्सपीरियंस लेगी। मतलब एक फ्रैक्चर जो है वो, या वो हड्डी जो टूट जाएगी, ब्रोकन हड्डी जो है वो बन जाएगी। इज अ डिसीज दैट वीकन्स योर बोन। ठीक है, इट मेक्स योर बोन्स थिनर एंड लेस डेंस देन दे शुड बी। ठीक है, इस कंडीशन में, इस डिसीज में क्या होता है कि जो बोन की जो एक थिकनेस रहती है, जो उसमें जो बोन का जो डेंसिटी मास जो रहता है वो धीरे धीरे जो है वो कम होता जाता है। यहाँ पे मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि कुछ टर्म्स में यहाँ पे यूज करूंगा जिसके बारे में मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं दूंगा, क्योंकि पहले के वीडियोस में मैं दे चुका हूं, तो वो वीडियो आप जरूर रेफर कीजिएगा। योर बोन्स आर यूजुअली डेंस एंड स्ट्रॉन्ग इनफ टू सपोर्ट योर वेट एंड एब्जॉर्ब मोस्ट काइंड ऑफ द इम्पैक्ट। ठीक है, तो आपकी हड्डियों में इतनी क्षमता रहती है कि वो आपके शरीर का पूरा भार जो है वो ले सकती हैं, वजन ले सकती हैं। एक सपोर्ट जो है वो आपको आपकी हड्डियां जो है वो देती हैं। साथ ही अगर कोई बॉडी को इम्पैक्ट होता है, मतलब कोई झटका लगता है, कभी गिर जाते हैं, कोई धक्का लगता है, तो वो जो एक धक्का सहना या फिर जो एक जोर जो इम्पैक्ट होता है बॉडी को, वो सहने की ताकत भी हड्डियों से हमारे बॉडी को मिलती है। As you age, your bone naturally lose some of their density and their ability to regrow और remodel themselves। तो हड्डियों की जो एक खासियत रहती है कि वो ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट के सेल से अपना डिग्रेडेशन और रीमॉडलिंग जो है या रीफॉर्मेशन जो है वो रेगुलर बेसिस पे करती रहती है। लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ती जाती है, हमारी उम्र बढ़ती जाती है, तो इस सृष्टि का एक नियम है कि जैसे जैसे शरीर का जो बढ़ता है तो वो डेवलपिंग फेज में ज्यादा रहता है, बाद में फिर धीरे धीरे वो डिग्रेड होना शुरू हो जाता है जैसे जैसे इंसान की उम्र जो है वो बढ़ती है। तो डिग्रेड होगा अगर शरीर, मतलब क्या होगा, शरीर का जो हर एक हिस्सा रहेगा वो धीरे धीरे डिग्रेडेशन की तरफ जाएगा, खत्म होने की तरफ जो है वो जाएगा। तो होता क्या है कि ऑस्टियोब्लास्ट सेल जो रहती हैं वो धीरे धीरे जो है वो काम करना कम कर देती है, और ऑस्टियोक्लास्ट जो सेल्स हैं उनका काम जो है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, इफ यू हैव द ऑस्टियोपोरोसिस योर बोन आर मच मोर फ्रेजाइल देन दे शुड बी एंड आर मच वीकर। अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस हुआ है तो आपकी हड्डियां जो काफी ज्यादा फ्रेजाइल होंगी, काफी ज्यादा वीक होंगी और इजीली वो ब्रेक हो सकती हैं। मोस्ट पीपल डोंट नो they have the osteoporosis until it causes them to break a bone. Osteoporosis can make any of your bones more likely to break, but the most commonly affected bones includes। तो क्या होता है कि ये ऑस्टियोपोरोसिस जो है ना कोई सिम्टम देता नहीं है, तो पता ही नहीं चलता है कि है क्या, किस तरीके से हुआ है। तो ये तब पता चलता है कि जब हमें अचानक से कोई फ्रैक्चर हो जाता है। जब फ्रैक्चर हो जाता है तब हमें जाकर एक्सरेज वगैरह या फिर जब उसकी ट्रीटमेंट लेते हैं तो पता चलता है कि हड्डियों में काफी ज्यादा कमजोरी जो है वो आ गई है। शरीर के किसी भी हिस्से को ये ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो अफेक्ट कर सकता है, किसी भी शरीर के हिस्से को जो है ये खत्म कर सकता है। लेकिन जो
कुछ बोन्स हैं, कुछ ऐसी बोन्स हैं जो कि ज़्यादा अफेक्ट होती हैं ऑस्टियोपोरोसिस पे, जैसे कि हिप बोन, कमर की जो हिप पे रहती है, हमारी हिप जिसे हम लोग कहते हैं, वहाँ की जो हड्डियाँ वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होती हैं। हिप फ्रैक्चर होता है, रिस्ट या कलाई की जो बोन्स है वो ज़्यादा फ्रैक्चर होने का कारण बन जाती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस का इफेक्ट ज़्यादा होता है। स्पाइन या फ्रैक्चर वर्टेब्रा, अभी देखो वर्टेब्रा जो रहता है, मैं ज़्यादा डिटेल में डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, मान लीजिए इस तरीके का एक वर्टेब्रा है, ठीक है। होता क्या है, जब उसको ऑस्टियोपोरोसिस होता है तो ये जो वर्टेब्रा रहता है ये थोड़ा सा दब जाता है, यानी फ्रैक्चर हो जाता है ये इस तरीके से, और ये इस तरीके से। वो तो क्या, जो मान लीजिए उसका जो ढांचा रहता है वो थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है और वो दब जाता है, तो जो उसकी जो स्टेबिलिटी रहती है बॉडी को एक वजन लेने की, वो कम हो जाती है। रीढ़ की हड्डी जिसे हम लोग कहते हैं वो जो है वो काफी ज्यादा कमजोर हो जाती है। वर्टेब्रास में काफी ज्यादा इश्यूज होते हैं, पीठ की तकलीफ ज्यादा होती है लोगों को, ज्यादा ड्राइव करते हैं, गाड़ियां चलाते हैं, झटके लगते हैं, बॉडी का वजन उस पर आता है, अगर वो प्रॉपर तरीके से उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, कमजोर हो जाएगी, तो वो टूट जाती है, या फिर उसमें जो क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं, थोड़ा सा उसमें जो उसकी वजन बियर करने की जो वेट बियरिंग जो कैपेसिटी रहती है वो काफी कम होना जो है वो शुरू हो जाती है, या फिर वो बैंड हो जाती है। जैसे हम देखते हैं कि कुछ बड़े जैसे एज हो जाते हैं, उनकी हड्डियां जो है वो, या फिर उनकी कमर जो है वो बैंड हो जाती है, तो वो इस वर्टेब्रल कॉलम में जो चेंजेस आते हैं उसकी वजह से होता है। Sooner the specialist diagnose the osteoporosis, less likely you are experience the bone fracture। जितना जल्दी आप उसे डायग्नोज कर लेंगे, जितना जल्दी आप उसे ट्रीट कर लेंगे, जितना जल्दी उसके बाद इलाज कर लेंगे, उसकी केयर कर लेंगे, उतना आपको शरीर की जो हड्डियां हैं उसके टूटने का नुकसान जो है वो कम रहेगा। मेरी माता जी को जो है, मैं बहुत सालों से, तकरीबन शायद वो 40 साल के आसपास की होंगी, तब से रोज वो कैल्शियम की एक टैबलेट लेती हैं। तो आज भी आप देखो तो उनकी जो शरीर है वो अच्छा है, ज़्यादा ना उनको फ्रैक्चर है, भगवान की तरह टचवुड। तो एक एज के बाद जब है तो उनको कैल्शियम सप्लीमेंट देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहता है, हम लोग आगे अभी समझेंगे। तो उनका शरीर जो है, उनकी स्टेबिलिटी जो है वो काफ़ी बरकरार रहती है। Ask your consultant about the checking your bone density, especially if you are over 65, have had a bone fracture after 50, और someone in your biological family has osteoporosis। तो किसी को अगर आपके घर में अगर osteoporosis हुआ है, फ्रैक्चर्स के कुछ केसेस हुए हैं, या आपकी उम्र 50 साल के ऊपर हो गई है और आपने अभी तक कोई जांच नहीं करवाई है, आपको कमजोरी महसूस हो रही है, तो कोशिश कीजिए कि डायरेक्ट तुरंत आप ऑर्थोपेडिक के पास जाइए, क्योंकि स्पेशलाइज्ड डॉक्टर रहते हैं हड्डियों के, उनके पास जाइए, अपना जो चेकअप करवाइए, बोन मिनरल डेंसिटी जो एक चेकिंग होती है उससे करवाने के बाद आप उसका ट्रीटमेंट जो है तुरंत से तुरंत जो है वो शुरुआत कर लीजिए। सिम्टम्स क्या रहते हैं वो समझ लीजिए। Osteoporosis doesn't have symptoms the way lots of other health conditions do, that's why specialists call it a silent disease। जैसे कई ऐसे डिसीजेज होते हैं, जैसे हमने पहले भी जो कंडीशंस देखी उसमें कुछ ना कुछ सिम्टम्स आते हैं, बुखार हो जाएगा, सर दर्द होगा, थकान हो जाएगी, चक्कर आना शुरू, ऐसे कई जैसे नौशिया वोमिटिंग से कुछ सिम्टम्स रहते हैं ना कुछ कंडीशंस के। लेकिन इसमें सिम्टम्स क्या पता चलेगा, ना बुखार आता है, ना सर दर्द होता है, ना बॉडी एक होता है, ना ज्यादा कुछ आपको ऐसा लगता है। इसलिए जो रिसर्चर्स हैं, इसलिए इस कंडीशन को, इस डिसीज को साइलेंट डिसीज जो है वो कहते हैं, क्योंकि ये चुपचाप अंदर ही अंदर जो है वो कमजोर हो जाता है और अचानक से जो है वो टूट जाती है हड्डियां। यू वोंट फील और नोटिस anything that signals you might have osteoporosis। You won't have a headache, fever or stomach ache that lets you know something in your body is wrong। तो कुछ आपके बॉडी में गलत हो रहा है, ये सिम्टम देता ही नहीं है तो आपको पता नहीं चलता। एक एग्जांपल शेयर करना चाहूंगा कि मेरा एक दोस्त था, उसको कार ने शायद टक्कर दिया था, तो वो गिर गया था, थोड़ा सर पे चोट आई थी और हाथ पे थोड़ा खरोच वरोच भी आई थी, तो फ्रैक्चर नहीं हुआ था। कुछ समय के लिए वो बेहोश हो गया था, उसको हॉस्पिटलाइज वगैरह किया था, तो 2-3 दिन में वो ठीक हो गया था। लेकिन साथ ही जब उनसे कोई पूछने आए थे आंटी भाई को जो खरोच वगैरह लगी थी, तो उन्होंने कहा कि भाई तेरा तो एक्सीडेंट हुआ है, तू गिरा और लेकिन तेरे को फ्रैक्चर नहीं हुआ है। लेकिन मेरे पति जो थे वो कुछ समय पहले सिर्फ बाइक पे खड़े, तो उन्होंने स्टैंड नहीं लगाया था, तो वो गिर गए थे, सिर्फ नेचुरली गिर गए थे, तो उनके जो पैर में जो है फ्रैक्चर हो गया था। तो मतलब ये कहने का ये है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है तो आपके शरीर में कैल्शियम की मात्रा जो है वो कम होना शुरू होती है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जो है वो या न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है, और बॉडी में जो रीबिल्ड करने वाली जो सेल्स रहती हैं वो धीरे धीरे कम होती हैं, और बॉडी को जो खत्म करने वाले जो सेल्स रहती हैं वो जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। जैसे बोन्स के अंदर ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट दोनों सेल्स हैं,
दोनों का ही इंपॉर्टेंस जो है वो मैंने पहले शेयर किया हो। दोनों इंपॉर्टेंट जो सेल्स रहती हैं हमारे बॉडी में रहती हैं बोन के एक स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए। तो इसीलिए वो जो अंकल को हुआ था उन्होंने न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट में देखा नहीं, एज बड़ी थी, मेरे दोस्त की एज तक मुझे उस टाइम पे 25-26 साल की थी, यंग एज का था, तो एक बोन की डेंसिटी अच्छी थी तो वो धक्का सह गया। जो अंकल थे उनके खुद बेटी जो है, बड़ी बेटी जो थी वो कुछ 22-23 साल की थी, तो अब उनका अंदाजा लगा सकते हैं अंकल की एज कितनी होगी, वो मोर देन 50 के आसपास। तो उनके शरीर में जो कमजोरी थी कैल्शियम की वजह से, जिसकी वजह से वो एक हल्का सा झटका लगने पर भी उनको पूरा फ्रैक्चर हो गया था। तो अगर हम लोग ये सब चीजें अगर एज के हिसाब से अगर देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो उसकी केयरिंग आप सही तरीके से कर सकते हैं। द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स इज सडन ब्रेकिंग अ बोन, स्पेशली आफ्टर अ स्मॉल फॉल और अ माइनर एक्सीडेंट दैट यूजुअली वोंट हर्ट यू। तो ये उसका मैंने आपको बताया कि इसका जो एक सिम्टम है कि जब आपकी हड्डी टूटती है, थोड़ा सा झटका लगने पर भी आपकी हड्डी टूट जाती है, थोड़ा सा एक चोट लग गई या फिर गिर गए तो भी आपकी हड्डी टूट जाती है। तो यही उसका एक सिम्टम है कि आपकी हड्डियां अभी कमजोर हो चुकी हैं। Even though osteoporosis doesn't directly cause symptoms, you might notice a few changes in your body that can meet you. Your bones are losing strength or density. The warning signs of osteoporosis can include. तो सिम्टम्स भले ही कुछ ना हो, लेकिन कुछ सिग्नल देते हैं, कुछ साइंस देते हैं, वो हमारे बॉडी जो है वो कुछ एक इशारा जरूर करती है, जिसे हम लोग साइंस कहते हैं। तो वो कौन से साइंस है वो समझ लेते हैं। लूजिंग एन इंच और मोर ऑफ योर हाइट में आपको थोड़ा सा ऐसा कम देखेगा, ये एक नेचुरली एक होता है कि आपकी हाइट में कुछ 1-आध इंच का जो कमी महसूस होगी। चेंजेस इन योर नेचुरल पोस्चर, स्टूपिंग और बेंडिंग फॉरवर्ड मोर, जो आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो आप कभी इस तरीके से थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे, ऐसे झुक जाएंगे, या कुछ बॉडी में जो एक नॉर्मल जो पोस्चर होना चाहिए वो पोस्चर आपका मेंटेन नहीं होगा। शॉर्टनिंग ऑफ द ब्रेथ, इफ द डिस्क इन योर स्पाइन्स आर कॉम्प्रेस इनफ टू रिड्यूस योर लंग कैपेसिटी। जैसे मैंने आपको कहा कि ये वर्टेब्रल कॉलम के अंदर जो डिस्क है वो जो दोनों इसके भीतर जो गादी रहती है, जो वर्टेब्रल कॉलम में मैंने इसके बारे में क्लियर किया था, तो ये अगर छोटी हो जाती है या फिर वर्टेब्रल कॉलम में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो लंग्स का जो थोरैसिक जो कैविटी रहती है, जहाँ के अंदर जो लंग्स और हार्ट रहते हैं, तो उसका एक ढांचा रहता है, उस ढांचे के अंदर लंग्स जो है वो सही तरीके से समाये हुए रहते हैं, सही तरीके से बैठे हुए रहते हैं। तो अगर ये डिस्क अगर कमजोर हो जाएगी, या डिस्क, या फिर हम देखते हैं कि जो बोन्स में जो है वो स्ट्रक्चर में जो डिस्टर्बेंस आएगा, तो वो क्या होगा, अगर इस तरीके से है तो वो थोड़ा सा सिकुड़ जाता है, जिसकी वजह से लंग्स को जो एक्सपांड होना है वो हो नहीं पाएगा सही तरीके से। इसलिए आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आएगी, आपकी ब्रीदिंग थोड़ी सी शॉर्ट होती जाएगी, अब छोटी छोटी सांस जो है वो लेंगे, लंबी सांस जिससे हम लोग कहते हैं, वो लेने में आपको काफी ज्यादा तकलीफ होगी। लोअर बैक पेन इन योर लंबर वर्ड, ये जो लंबर साइड रहती है ना, वहां पे जो पूरा प्रेशर आता है ना वो यहाँ पे जाता है, और वहां से फिर हिप बोन वगैरह और नीचे फिर थाई की तरफ वो प्रेशर जो बैलेंस का जो है वो नीचे की तरफ जाता है। तो ये जो लोअर बैक पेन जो है, यहाँ पीछे सबसे नीचे जो लंबर वर्टेब्रा रहती है, वहां पे आपको काफी ज्यादा इश्यूज रह सकते हैं। इट माइट बी हार्ड टू नोटिस चेंजेस इन योर ओन फिजिकल अपीयरेंस, द लोअर मे बी मोर लाइकली टू सी चेंजेस इन योर बॉडी, स्पेशली इन योर हाइट और पोस्चर। हो सकता है कि आप नोटिस ना करें, कुछ चीजें आपको नहीं समझ में आती हैं, पोस्चर या फिर आपका हाइट में चेंजेस, पर जो आपको करीब है, जो आपसे लोग रोज आपको देख रहा है, चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपके स्पाउस हो, या कुछ फ्रेंड सर्कल में हो, वो आपके पोस्चर में कुछ चेंजेस जो है वो ऑब्जर्व करता है और फिर आपको रिकमेंड करता है कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, यू शुड कंसल्ट सम स्पेशलिस्ट। ठीक है। पीपल समटाइम्स जोक अबाउट द older adults shrinking as they age, but this can be a sign that you should visit orthopedic doctor for a bone density test. हम लोग कभी कभी मजाक उड़ाते हैं कि यार देखो इसका शरीर कैसा है, थोड़ा सा झुका हुआ है, इस तरीके से है, पर वो एक सिग्नल है उस व्यक्ति के लिए कि उसको कुछ हेल्थ से रिलेटेड, स्पेशली जो बोन से रिलेटेड जो तकलीफ है, तो उसे तुरंत जो है ऑर्थोपेडिक से कंसल्ट कर लेना चाहिए। कॉजेस क्या है, क्यों होता है? Osteoporosis happen as you get older and your bones lose their ability to regrow and reform themselves. तो मैंने जैसे पहले बताया वो ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स रहती हैं। ऑस्टियोब्लास्ट सेल धीरे धीरे एज के हिसाब से कम होना शुरू हो जाती हैं, और ऑस्टियोक्लास्ट जो कि डिग्रेड करती हैं बोन को, वो ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं। तो ये एज का एक फैक्टर जो है वो हमारे बॉडी में रहता है। योर बोन्स आर लिविंग टिश्यूज like any other part of your body. It might not seem like it, but they are constantly replacing their own cells and tissues throughout your life. तो इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि
बोन का निर्माण कैसे होता है, हड्डियां कैसे बनती है, या फिर टूटी हुई हड्डी किस तरीके से बनती है। तो इसमें मैंने ये बताया था कि ये इसमें एक लिविंग टिश्यूज रहते हैं जो कि खुद ही जो रिपेयर करते रहते हैं, खुद ही बनते रहते हैं और खुद ही टूटते रहते हैं, एक स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन करने के लिए। तो वो वीडियो आप रेफर करेंगे तो आपके बहुत से डाउट्स और भी क्लियर हो जाएंगे। At age 30, your body naturally builds more bone than you lose. After age 35, bone breakdown happens faster than your body can replace it, which cause a gradual loss of the bone mass. ठीक है, तो यही मैंने जैसे बताया कि एज जैसे बढ़ती है तो 30 साल तक हम देखते हैं कि जो रीबिल्ड करने वाली जो सेल्स रहती हैं, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स जो रहती हैं, वो ज्यादा एक्टिव रहती हैं। और 35 साल के ऊपर धीरे धीरे जो है वो ऑस्टियोक्लास्ट जो सेल वो एक्टिव हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपको ये नुकसान होता है। ठीक है, तो इसलिए हमें कहा जाता है कि 30-35 के बाद हम जो है कैल्शियम जो सप्लीमेंट लेना शुरू कर दें। इफ यू हैव ऑस्टियोपोरोसिस यू लूज बोन मास एट अ ग्रेटर रेट। पीपल इन पोस्ट मेनोपॉज लूज द बोन मास इवन फास्टर। तो ऑस्टियोपोरोसिस है तो आप धीरे धीरे जो बोन मास जो रहता है, बोन की एक जो डेंसिटी रहती है, घनापन जो रहता है डेंसिटी का, वो धीरे धीरे आप रिड्यूस करेंगे। अंदर से आपकी हड्डियां जो है पोकल होना शुरू हो जाती है, खोखली होना जो है वो शुरू होती है। और स्त्रियों में जब मीनोपॉज वगैरह होता है तो मीनोपॉज के बाद जो समय रहता है उसमें काफी ज्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होना काफी लाजमी बात रहती है। इसीलिए कहा जाता है कि वुमन के जो कैल्शियम्स आते हैं, वुमन के जो काफी सप्लीमेंट्स आजकल एड्स में दिखाए जाते हैं, पर आप कंसल्टेशन करने के बाद वो चीजें लीजिए, क्योंकि आपको कितना डोज की जरूरत है, कौन सी मात्रा की कितनी जरूरत है, वो काफी जरूरी रहता है। तो ये सब चीजें आप कंसल्टेशन लेने के बाद अगर करते हैं तो काफी अच्छा रहता है। Risk factor: anyone can develop osteoporosis. Some group of people are more likely to experience it. ऑस्टियोपोरोसिस किसी को भी हो सकता है, सबके पास हड्डियां हैं, सबका न्यूट्रिशन कम ज्यादा रहता है, तो किसी को भी हो सकता है। लेकिन कुछ लोग जो हैं जिनमें ज्यादा देखने को मिलता है, या कुछ एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिनमें ज्यादा देखने को मिलता है, तो वो कौन से हैं वो देख लेते हैं। एनीवन ओवर 50 साल के ऊपर के लोग जो है उन्हें हो सकता है। फीमेल आर मोर प्रोन टू द मेल स्पेशली इन पोस्ट मेनोपॉज। तो स्त्रियों में ज्यादा होता है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये होता है। मेनोपॉज के बाद काफी ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं एज कम्पेयर टू मेल। पीपल विद बायोलॉजिकल फैमिली हिस्ट्री, जिन परिवार में काफी ज्यादा फ्रैक्चर्स का एक हिस्ट्री रहा है, ऑस्टियोपोरोसिस का हिस्ट्री रहा है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी का हिस्ट्री रहा है, उनमें ज्यादा देखने को मिलता है। पीपल हु आर नेचुरली थिन और हु हैव स्मॉलर फ्रेम्स हैव द बोन मास। ऐसे लोग जो दुबले हैं, ठीक है, दुबले होने से क्या होता है कि जो बोन की एक डेंसिटी होती है, मतलब ये हड्डियां हैं, तो ये हड्डियां ऐसा तो नहीं, इसके साथ हम लोग देखते हैं कि जो मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं, टेंडन्स हैं, मसल्स, लिगामेंट, टेंडन, वो भी इसके साथ जुड़े हुए रहते हैं। तो वो भी एक बोन को एक कुशन, एक सपोर्ट, एक जो बोलते हैं ना कि जैसे एक मंडप रहता है, एक बीच में जो डंडा लगाते हैं तो उसको साइड से भी डंडे देते हैं इस तरीके से, तो वो क्या करता है, पूरी तरीके से एक सपोर्ट रहता है। तो उसी तरीके से क्या होता है कि जिस व्यक्ति का अगर शरीर अगर कमजोर है, उसमें बॉडी मास अगर कम है या फिर पतला इंसान है थोड़ा सा, तो क्या होता है कि जो हड्डियों को जो सपोर्ट मिलना चाहिए, जो एक बोन मास जो है बनाने में कमी रहती है, जिसकी वजह से हड्डियों में उतनी मजबूती नहीं रहती है और उनमें फ्रैक्चर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू जो थोड़े से हेल्दी रहते हैं। स्मोकिंग और यूज ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स, तो टोबैको प्रोडक्ट अगर आप ज्यादा खा रहे हैं, स्मोकिंग ज्यादा कर रहे हैं, तो आपके शरीर में वो तकलीफ होना शुरू होती है। सम हेल्थ कंडीशन रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, कुछ ऐसी हेल्थ कंडीशंस हैं, अगर आप किसी को कुछ हेल्थ कंडीशन दूसरे हैं, कुछ बीमारियां हैं, तो उसमें ये होने के चांसेस हैं। तो वो कौन से रहते हैं जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, वो देख लेते हैं। एक है एंडोक्राइन डिसऑर्डर, जैसे कि एनी कंडीशन अफेक्ट योर थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड एंड हार्मोन्स। आपके हार्मोन्स को किस तरीके से कोई नुकसान हो रहा है, स्पेशली अगर कुछ ग्लैंड है, जैसे कि थायराइड ग्लैंड हो गई, पैराथायराइड ग्लैंड हो गई। अब थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में वीडियो में बना चुका हूँ, वो वीडियो आप रेफर कर सकते हैं। उससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हुई है अगर आपको, तो वो भी आपकी बोन डेंसिटी को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। जीआई डिसीज, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसीज, सीलियाक डिसीज हो गया, इंफ्लेमेटरी बाउल डिसीज जो वो अगर होते हैं तो आपका न्यूट्रिशन जो है वो सही तरीके से एब्सॉर्ब नहीं होता है, तो वो शरीर के हर हिस्से में न्यूट्रिशन पहुंचा नहीं पाता है। तो हड्डियां भी एक शरीर का हिस्सा है, वहां पे वो न्यूट्रिशन पहुंचा नहीं पाएगा, जिसकी वजह से वहां पे बोन डेंसिटी में अफेक्ट होगा। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड स्पॉन्डिलाइटिस, तो अभी जब नाम याद रखिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड स्पॉन्डिलाइटिस, तो इसके ऊपर अलग से एक टॉपिक जरूर लेंगे, तो उस पर पूरा डिटेल बता देंगे। तो ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स रहते हैं, ठीक है। ब्लड डिसऑर्डर, कैंसर, अगर कैंसर हुआ है, जाहिर सी बात है आपके शरीर को अंदर से खोखला करना शुरू कर देता है।
सम मेडिकेशन एंड सर्जरीज कैन इंक्रीज द रिस्क। कुछ ऐसी मेडिकेशंस आपको हैं, कुछ ऐसी सर्जरी हुई है, कुछ आपको हेल्थ चैलेंजेस हुए जिसकी वजह से आप कुछ दवाइयाँ ले रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो कौन सी दवाइयाँ, एक तो डाययूरेटिक्स जो उसके बाद है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, सीजर मेडिकेशन यानी कि आपको मिर्गी वगैरह अगर आ गई है, मिर्गी के दौरे आते हैं तो उसकी वजह से दवाइयाँ जो आप लेते हैं वो, एंटीकोएगुलेंट्स की वजह, बैरिएट्रिक यानी कि वेट लॉस सर्जरी, किसी ने वेट लॉस की सर्जरी करवाते हैं, पेट में ज़्यादा फैट जमा हो जाता है, सर्जरी करके वो निकलवा लेते हैं, तो उसकी वजह से बॉडी का जो एक बैलेंस रहता है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है, तो वो भी इसको हमारे बोन की डेंसिटी को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। हार्मोन थेरेपी फॉर कैंसर ट्रीटमेंट, कुछ ऐसी आप थेरेपीज ले रहे हैं जिससे कैंसर को ट्रीट करने के लिए कुछ हार्मोन थेरेपी, कुछ इंजेक्टेबल्स दिए जाते हैं, कुछ कैप्सूल दिए जाते हैं, वो अगर आप ले रहे हैं तो वो भी एक साइड इफेक्ट करते हैं बोन की मांस के बोन की डेंसिटी को। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, कोई भी अगर आपकी हेल्थ चैलेंज जैसे डायबिटीज है, ब्लड शुगर है, ये जो ब्लड प्रेशर वगैरह हैं, तो उसके साथ आप देखेंगे कि आपको एक दवाई दी जाती है कि सवेरे सबसे पहले ये खाली पेट दवाइयाँ ले लो तो कि आपको एसिडिटी नहीं होगी। तो रेविप्राजोल, पेंटाप्रोजोल इस तरीके के कुछ रहते हैं दवाइयाँ, तो वो आपको दी जाती हैं, वो एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स रहते हैं, मतलब वो एसिड रिफ्लक्स होने से रोकते हैं। मतलब सारा दिन जो आप ऐसे दवाइयाँ खाते हैं उसकी वजह से जो एसिड बढ़ जाता है बॉडी में, स्टमक में, तो वो रिफ्लक्स नहीं होना चाहिए, तो उसे सप्रेस करने के लिए, नॉर्मल रखने के लिए प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो है वो दिए जाते हैं। उसका साइड इफेक्ट रहता है बोन की डेंसिटी से। अदर रिस्क फैक्टर, नॉट गेटिंग इनफ कैल्शियम एंड विटामिन डी न्यूट्रिशन इन योर डाइट, जो ऐसा आप खाना खा रहे हैं उसमें आपको विटामिन डी, कैल्शियम जो है वो नहीं मिल रहा है, धूप वगैरह सही तरीके से नहीं मिल रही है, वो भी कमज़ोर करती है। नॉट गेटिंग इनफ फिजिकल एक्सरसाइज, सारा दिन आप आलसी तरह बैठे हो या फिर ऑफिस में बैठे हो, कुछ आपका एक्सर्शन नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, तो जो एक बॉडी से एक साइकिल की तरह है वो अगर चलती रहेगी आपकी, तो एक मशीन की तरह वो चलती रहेगी तो एक अच्छा रहेगा। रुक जाएगी तो धीरे धीरे अंदर से कमजोरियां आना शुरू हो जाएंगी, जैसे हम लोग कहते हैं कि साइकिल में जंग आना शुरू हो जाता है, उसी तरीके से शरीर के जो मेन हिस्से जंग आता है उसमें से मेन हिस्सा हम देखते हैं कि बोन्स भी हैं, उनमें भी काफ़ी ज़्यादा जो डेंसिटी का इशू होना शुरू हो जाता है। रेगुलर ड्रिंकिंग अल्कोहल, कुछ अल्कोहल अगर आप रेगुलर ले रहे हैं, पी रहे हैं, उसकी वजह से भी एक साइड इफेक्ट होता है। ये रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, अदर रिस्क फैक्टर जिसे हम लोग कहते हैं, जो कि बोन की डेंसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं और ऑस्टियोपोरोसिस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। डायग्नोसिस के लिए आप ऑर्थोपेडिक के पास जाएंगे, हड्डी वाले डॉक्टर के पास जाएंगे, तो वो आपका बोन मिनरल डेंसिटोमीटर करता है। कैसा होता है, ये जो पैर के रहता है हमारा, ठीक है, तो ये हमारा पैर है, ये जो सबसे नीचे यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, यहाँ पे वो क्या करते हैं, दोनों साइड से जेल लगाते हैं और एक मशीन में आपका पैर रखते हैं इस तरीके से, एक और पैर रखते हैं ऐसा, दोनों साइड जेल लगाते हैं। जेल लगाने के बाद उसको एक तरीके का स्क्रू रहता है, उसको टाइट कर देते हैं, नॉर्मल एक टाइट रहता है, ज़्यादा टाइट नहीं करते हैं, उसमें से कुछ समय के लिए रखा जाता है, कुछ वाइब्रेशंस जाती हैं, बोन मिनरल डेंसिटोमीटर उसे कहा जाता है, जो कि आपके हड्डी में, पैरों में कितनी डेंसिटी है उसका फिर एक ग्राफ निकलता है, जिसे डॉक्टर ये एनालाइज करता है कि आपको कितना ऑस्टियोपोरोसिस कितना है, इसकी डेंसिटी कितनी, उस हिसाब से फिर आपको कैल्शियम सप्लीमेंट और दूसरे सप्लीमेंट जो है वो रिकमेंड करते हैं। इसलिए मैंने कहा आपसे डायग्नोसिस करके कितना आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत है, फिर वो डॉक्टर डिसाइड करेंगे। तो डायग्नोसिस होने के बाद सही तरीके से आप उसका ट्रीटमेंट लीजिए और डॉक्टर से ही ट्रीटमेंट लेने के बाद आप जो भी दवाई है उसे शुरू कीजिए। आपको एक्सरेस करवाने के लिए कह सकते हैं, डेक्सा एक स्कैन रहता है, तो कल का जो टॉपिक रहेगा ऑस्टियोपेनिया में, उसमें हम लोग इसके बारे में डिटेल समझेंगे। डेक्सा स्कैन में एक तरह की मशीन रहती है जिसमें आपका स्कैन लिया जाता है, तो डिटेल में कल उसके बारे में कल के वीडियो में समझाऊंगा। वो डायग्नोसिस होने के बाद, सब कंक्लूजन होने के बाद फिर आपको एक ट्रीटमेंट जो है वो रिकमेंड की जाती है। ट्रीटमेंट में क्या क्या रहता है, विटामिन से मिनरल सप्लीमेंट्स कुछ दिए जाते हैं, विटामिन डी वगैरह के मल्टीविटामिन मिनरल्स के जो रहते हैं वो सप्लीमेंट जो है आपको रिकमेंड किए जाते हैं। मेडिकेशन फॉर ऑस्टियोपोरोसिस, तो कुछ हार्मोनल थेरेपी आपको दी जाती है, जैसे कि एस्ट्रोजन हो गया या प्रोजेस्टेरोन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, तो वो एक थेरेपी आपको दी जाती है जो कि ऑस्टियोपोरोसिस में हेल्प करती है। किस तरीके से हेल्प करती है, तो पहले के वीडियो आप रेफर कीजिएगा, कहीं ना कहीं मैंने ये पॉइंट दिए हैं कि वो किस तरीके से आपको हेल्प करते हैं, ये हार्मोनल चेंजेस किस तरीके से करते हैं। दूसरा, सीवियर कंडीशन यानी कि पैराथायराइड हार्मोन एनालॉग्स दिए जाते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो अगर इससे अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, पैराथायराइड ग्लैंड से रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम है, तो पैराथायराइड हार्मोन्स के एनालॉग्स जो है वो आपको दिए जाते हैं।
उसके बाद रेमोसोजुमाब जो है वो इस तरीके की जो दवाइयाँ हैं, इस तरीके के सप्लीमेंट जो है वो आपको दिए जाते हैं ताकि ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से जो नुकसान हो रहा है आपके शरीर में वो कम हो सके और ऑस्टियोपोरोसिस को ब्रेक होने से पहले उसके वापस जो स्ट्रक्चर है उससे सही तरीके से बन जाए, इसकी पूरी कोशिश की जाती है। इसमें ये मेडिकेशन जो है वो हेल्प करते हैं। एक्सरसाइज आपको रेगुलर एक्सरसाइज कैन स्ट्रेंथन योर बोन्स। बोन अगर आपके जो है रेगुलर एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो जाहिर सी बात आपका शरीर अच्छा रहता है, लेकिन जो साथ में जो सपोर्टिंग जो चीज़ें रहती हैं, मसल, लिगामेंट्स, टेंडन्स, ये भी एक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है इनकी। तो ये क्या करते हैं, बोन का एक मास जो है वो बोन मास जिसे हम लोग कहते हैं, उसे सपोर्ट करने में काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल रहते हैं। तो एक्सरसाइज काफ़ी ज़रूरी रहती है एक एज के बाद, जिससे आपका पूरे शरीर का जो स्ट्रक्चर है वो अच्छा रहता है, पोस्चर अच्छा रहता है, बोन की जो डेंसिटी है वो अच्छी रहती है और आप ऑस्टियोपोरोसिस से बच सकते हैं, जिसकी वजह से आपके शरीर में कैल्शियम लेवल भी बराबर रहेगी और बोन का जो स्ट्रक्चर है वो भी सही तरीके से रहेगा और आप काफ़ी अच्छे समय तक अपने एक अच्छा पोस्चर जो है वो मेंटेन कर सकते हैं एक बड़ी एज में भी। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रख सकते हैं। पर मेडिकेशंस के बारे में और ट्रीटमेंट के बारे में आपको ऑर्थोपेडिक के साथ कंसल्ट करना है, डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना है, उसके बाद ही आपको ट्रीटमेंट लेना है। आज का टॉपिक यहीं तक था। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मुझे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।